नमस्कार। एजुविस्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन अपना चल रहा है ना, ठीक है। थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन और बचा हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपने सिलेबस का। क्वांटम फीचर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। क्वांटम फीचर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम। वन इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब, वन इलेक्ट्रॉन एटम्स कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है क्या, लिथियम प्लस प्लस, ये वाले सब किसका काम करते हैं? वन इलेक्ट्रॉन एटम का काम करते हैं। ठीक है भाई। देखो अपने सिलेबस के अंदर क्या है, जो भी हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, उन एटम्स के लिए जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस है उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो भी अपने पास में वेव नंबर आता है, वेव नंबर किस चीज का, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोजन हीलियम एच ही है ना, ठीक है। देखिए अपने पास में कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है और हमें ये चीज है, ये इस चीज का हमें पता चल चुका है बोर मॉडल के माध्यम से कि जो भी एटम है वो एटम अलग अलग एनर्जी लेवल्स रखता है। उसमें अपने पास में कोई एक लेवल है, उसको n1 से रिप्रेजेंट कर दूं, एक को किससे रिप्रेजेंट कर दूं, n2 से। कोई इलेक्ट्रॉन है हायर स्टेट से क्या आता है, लोअर स्टेट में आएगा, तो लोअर स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, वो एच एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। उस केस में अपने पास में जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, En2। ये जो एच एनर्जी का फोटोन होगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर। तो En2 माइनस En1 किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर। यदि वेवलेंथ की फॉर्म में लिखें तो एच सी अपॉन लेमडा के बराबर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स वाले पोर्शन के अंदर, उसमें एनर्जी निकाली थी हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। उसके बेसिस पे यहाँ यदि वेवलेंथ निकाली जाए, वन अपॉन लेमडा निकाला जाए, वेवलेंथ का इनवर्स निकाला जाए, तो वन अपॉन लेमडा की जो वैल्यू आती है ना भाई, वो आती है आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ठीक है। ये वन अपॉन लेमडा है, इसको कई बार न्यू बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर। क्या बोलेंगे इसको, वेव नंबर बोलेंगे। तो वन अपॉन लेमडा किसके बराबर, आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। फॉर एच एटम, एच एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो वन अपॉन लेमडा या न्यू बार किसके बराबर, आर इन्फिनिटी। मैं आर इन्फिनिटी को आर मान के चलूं, अरे यहाँ पे आर इन्फिनिटी क्यों लिख रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि जो न्यूक्लियस है उसका मास इलेक्ट्रॉन की तुलना में इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा बारी है न्यूक्लियस किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में, ठीक है। थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं आर इन्फिनिटी को क्या मान के चल लू, आर ही मान लू, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए आ गया। वन अपॉन लेमडा की वैल्यू या वेव नंबर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो भाई। ठीक है ना। देखो यहां से ये N2 से N1 लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन आया नीचे की तरफ, तो उस केस में एच न्यू एनर्जी का फोटोन निकला। अब उस फ्रीक्वेंसी को मैं रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी की एक लाइन आएगी ना अपने पास में, है ना। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है, ये अपने पास में क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। ये किसका काम करेगा, स्पेक्ट्रम का काम करेगा। हो गया क्या, लिख लो।
अरे ये आर होता है क्या यहाँ पे? रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की? ध्यान है क्या? आर की वैल्यू 1.0937 क्रॉस 10⁻7 मीटर इनवर्स। आर की वैल्यू कितनी होती है? 1.097737 क्रॉस 10⁻7 मीटर इनवर्स। और आर होता है क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, N1 की कोई वैल्यूज रखते हैं। चलो आगे, हम क्या करते हैं, N1 की कोई वैल्यू रखते हैं। सपोज 1 रखें, N1 की वैल्यू सपोज क्या रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, इस तरीके से रखें। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अपने पास में कुछ सीरीज प्राप्त होती है, एक को बोलते हैं लाइमन, एक को बोलते हैं बामर, एक को बोलते हैं पास्चन, एक को बोलते हैं ब्रैकेट, एक को बोलते हैं फुंड बोलते हैं। ऐसे करके अपने पास में कितने प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है? 5 प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है। लाइमन सीरीज का मतलब यहां पे क्या है भाई, देखो अपने पास में n=1 लेवल है। इस लेवल में अपने पास में हाइड्रोजन के लिए क्या होंगे? खूब सारे एनर्जी लेवल होंगे। n=1 होगा, n=2 रहेगा, 3 4 यहां कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा। ये सबको पता होगा, 12th क्लास मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं इस चीज को। ठीक है, तो n=1 के अंदर आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां होना चाहिए? संक्रमण कहां होना चाहिए? 2 से 1 में होना चाहिए, 3 से 1 में होना चाहिए, 4 से 1 में होना चाहिए, 5 से 1 में होना चाहिए, इनफाइनाइट से 1 में होना चाहिए। उस केस में जो सीरीज प्राप्त होगी उस सीरीज को कौन सी सीरीज बोला गया? लाइमन सीरीज बोला गया। बात समझ में आ रही है क्या? हम लोग ये कहें कि यदि यही वाला अपने पास में संक्रमण कहां से हो, 3 से 2 में हो, 4 से 2 में हो, 5 से 2 में हो, या इन्फिनिटी से 2 में हो, तो उस केस में जो सीरीज होगी उस सीरीज को कौन सी सीरीज बोलोगे? बामर सीरीज बोलोगे। मुझे पता है कि सबका पढ़ा हुआ आज वाला, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, है ना। फिर पास्चन सीरीज के अंदर कहां पे संक्रमण होना चाहिए? n=3 में संक्रमण होना चाहिए। ऐसे ब्रैकेट के अंदर कहां संक्रमण होना चाहिए? n=4 के अंदर। और ऐसे ही फुंड के अंदर कहां संक्रमण होना चाहिए? 5 के अंदर संक्रमण होना चाहिए। उस केस में अपने पास में जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, जो भी सीरीज आएंगी, वो अपने पास 5 प्रकार की सीरीज है। वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हो जाएगा। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड का अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने इनकी रिसर्च की, उनके बेसिस पे इनका नाम रख दिया गया। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। इनमें एक और चीज एग्जाम में आने वाली क्या होती है? लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज किस रीजन में प्राप्त होती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होती है। बामर सीरीज है वो विजिबल रेंज के अंदर प्राप्त होती है। फुंड है वो किस में? इंफ्रारेड में। और ब्रैकेट, सॉरी फुंड नहीं है, पास्चन सीरीज है वो इंफ्रारेड में। ब्रैकेट है वो फार इंफ्रारेड में। और फुंड है वो भी किस में प्राप्त होती है? फार इंफ्रारेड के अंदर। ठीक है, काम हो गया। अब सबको थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी सीरीज लिख लें? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज किस रीजन में? इन अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी क्षेत्र में, है ना, अल्ट्रावायलेट रीजन। N1 इसमें क्या करेंगे? 1 कर देंगे। और N2 को क्या कर देंगे? N कर देंगे। तो उस केस में 1/λ कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। इधर 1 का स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा N का स्क्वायर आ जाएगा। N की वैल्यू यहां पे 1 नहीं होगी बस, इसके अलावा 2 3 4 5 और इंफिनिटी हो सकती है। बात ठीक है क्या? ठीक है, ये ठीक है क्या रहा है? ठीक है, यहां से जहां N क्या है? 1 2 3, सॉरी 1 नहीं, कहां से? 2 3 4 5 6 कहां तक? इंफिनिटी तक। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। क्या रखोगे? N की, N1 की वैल्यू 1 रख दो। N2 की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5। N2 को मैंने क्या मान लिया यहां पे? ठीक है, N मान लिया। और N की वैल्यू 2 3 4 5। दूसरी सीरीज बामर। ठीक है, बामर सीरीज के अंदर किस रीजन में प्राप्त होती है? विजिबल रीजन। फॉर्मूला अपने पास कितना जाएगा? इस बार N1 की वैल्यू क्या रख दूं? 2 रख दूं। N2 वही अपने को क्या रखना है? N रखना है। तो यहां से 1/λ कितना जाएगा? R 1/λ
टू का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n यहाँ पे कितना है, 2 नहीं रखना, बस कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई, 2 नंबर हो गए अपने पास में बामर। ठीक है, तीसरी पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज किसमें, इंफ्रारेड रीजन। n1 कितना ले लो, 3, और n2 को लेके चल रहे हैं n, तो 1/λ कितना, r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और n कितना कितना लेना, 3 तो हो गया ना, तो 4 5 6 और इन्फिनिटी। ठीक है, पास्टन सीरीज हो गई। उसके बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। इसमें ये वाला किसमें, इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड, n1 की वैल्यू क्या ले लो, 4, और n2 की वैल्यू क्या ले लो, n ले लो, तो कितना आ जाएगा, 1/λ किसके बराबर, r, यहां से कितना 4 लिया था ना, 4 का स्क्वायर, और यहां से n का स्क्वायर, n कितना 4 ले लिया तो 5 से। ठीक है, 5 से 4 में संक्रमण करवा सकते हो, 6 से 4 में करवा सकते हो। लास्ट वाली कौन सी है, पुंड। ये वाला भी किसमें, इंफ्रारेड रीजन। n1 को क्या ले लो, 5, n2 को कितना ले लो, n ले लो, तो 1/λ कितना आ जाएगा, r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और n कितना ले लो 5 से, तो 6 से 7 8 9 डैश 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 इन्फिनिटी। ये अपने पास में 5 प्रकार की सीरीज आएंगी, किसके लिए, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में 2 है, एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे एटम्स की बात करें जिसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए हम लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो उस केस में अपने पास में हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कितनी प्रकार की सीरीज प्राप्त हो रही है स्पेक्ट्रम में, जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उसमें कितनी प्रकार की सीरीज प्राप्त हुई, 5 प्रकार की सीरीज प्राप्त हुई। एक लाइमन प्राप्त हो गई, एक बार्मर प्राप्त होगी, पास्टन, ब्रैकेट और फुंड प्राप्त हो गई। इनमें जो मुख्य चीज है, या तो फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं पड़ता, या क्या जाएगा अपने पास में कौन से रीजन में प्राप्त होती है। तो पहले वाली सीरीज किस में प्राप्त होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। दूसरी सीरीज किस में प्राप्त होगी, विजिबल के अंदर। तीसरी सीरीज इंफ्रारेड में। चौथी सीरीज फार इंफ्रारेड में, और 5वीं सीरीज भी किस में, फार इंफ्रारेड के अंदर प्राप्त होगी। बात समझ में आई क्या। कई की बार पूछ लेता है कि जैसे ये ऐसे बोल देता है एच अल्फा लाइन है, एच बीटा लाइन है, एच गामा लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ n का अंतर कितना होना चाहिए 1, यहाँ पे n का अंतर कितना होना चाहिए 2, यहाँ पे n का अंतर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। बात नहीं समझ में आई क्या, शायद नहीं समझ में आई होगी। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में लिखता हूं इनको एक बार। समझ में तो आया क्या। इन सब लाइनों को मैं किसी ग्राफ से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले वाला दिखाई दे रहा है क्या, स्क्रीन पे भी सही आ रहा है ना। ओके, देखो
पहले वाली स्टेट कौन सी है, ये हाइड्रोजन एटम के लास्ट टाइम पे हम लोग सीख चुके हैं। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी होती है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये एन इक्वल टू, पिछली क्लास में सीखा था ना इस चीज को, तो ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 के लिए -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 3 के लिए 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले वाली स्टेट ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूम आ जाएगा। लास्ट में एनर्जी लेवल्स के बीच में सेपरेशन बहुत कम आ जाएगा, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, लास्ट वाले को कॉन्टिन्यूम बोल देंगे। ठीक है, ये सब माइनस है भाई। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, लाइमन सीरीज कौन सी सीरीज होती है, जिस सीरीज के लिए n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होते हैं। संक्रमण कहां से कहां तक होते हैं, इन्फिनिटी से हो सकता है, इन्फिनिटी से कम वालों में हो सकता है, पर होगा कहां पे, n इक्वल टू 1 में होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लाइनें खींच दी। वो लाइन कौन सी है, लाइनों को क्या बोलेंगे, या सीरीज को कौन सी सीरीज बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। दूसरा अपने पास किसके लिए है, n इक्वल टू 2 के लिए। तो देखो 3 से 2 में संक्रमण हो रहा है, 4 से 2 में संक्रमण हो रहा है, सारे के सारे संक्रमण किस में हो रहे हैं, 2 में हो रहे हैं। n इक्वल टू 2 में सारे के सारे संक्रमण हो रहे हैं, इसलिए कौन सीरीज आ गई, बाल्मर सीरीज आ गई। उसके बाद में n इक्वल टू 3 में संक्रमण हो रहे हैं, तो कौन सी सीरीज आ गई, पास्टन सीरीज आ गई। ऐसे ही n इक्वल टू 4 में संक्रमण हो रहे हैं, तो कौन सी सीरीज आ गई, ब्रैकेट आ गई। और इसके अलावा n इक्वल टू 5 में संक्रमण हो रहे हैं, तो कौन सी सीरीज आ गई, फुंड सीरीज आ गई। करो कॉपी भाई, कर रखा आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। हो गया क्या, चले आगे। ठीक है, अब वापस बात करते हैं। हम कह रहे थे कि अपने पास में एच एल्फा लाइन आई है, एच बीटा लाइन आए, या कौन सी लाइन आए, एच गामा। तो इस केस में जो एन का अंतर है वो कितना होना चाहिए, यहां पे 1 का होना चाहिए, यहां पे 2 का होना चाहिए, और यहां पे कितने का होना चाहिए, 3 का। अब वापस से इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने कहा एन का अंतर 2 से 1 में आ रहा है, तो एन का अंतर कितने का है, 1 का है ना। तो मैं ये कहूं कि मेरे पास में एच एल्फा लाइमन सीरीज प्राप्त होगी। तो एच एल्फा लाइमन सीरीज कब प्राप्त होगी, जब 2 से 1 में संक्रमण होगा। मैं कहूं कि मेरे पास में एच एल्फा पास्टन सीरीज प्राप्त होगी, एल्फा पास्टन सीरीज प्राप्त होगी। तो पास्टन सीरीज मतलब कहां पे आएगा, 3 के अंदर आएगा। तो 1 का अंतर आना चाहिए, तो कहां से कहां तक आना चाहिए, 4 से 3 के अंदर आना चाहिए। तब कौन सी सीरीज आएगी अपने पास में, एल्फा वाली पास्टन सीरीज आएगी। अंतर का मतलब समझ में है ना, एक का अंतर किस तरीके से। ऐसे मैं बोलूं बीटा आना चाहिए, तो बीटा में कितने का अंतर आना चाहिए, 2 का। तो जैसे बार्मर सीरीज है, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में बीटा सीरीज आनी चाहिए, बीटा बार्मर सीरीज। तो कहां से कहां तक, 4 से क्या होना चाहिए संक्रमण, 2 में होना चाहिए। ऐसे गामा के लिए कितने का रखना है आप लोगों को, 3 का रखना है। समझ में आया, ठीक है। एक और पूछ लेता कई बार, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इसमें ऐसा नहीं कि कौन सी बामर होगी, कौन सी पास्चन होगी, जितनी भी पॉसिबल अपने पास में स्टेट आ सकती है, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकती है, उसकी बात कर रहे हैं। किसके बराबर होगा, n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 अपॉन में 2।
N2 और N1 का पता ही है, शुरुआत में डायग्राम से हम लोगों ने सीख लिया इस चीज को। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे क्या लिखूं, n इक्वस टू 3 से कहां पे संक्रमण हो रहा है, n इक्वस टू 1 में। ठीक है, तो अपने पास में ये n इक्वस टू 1, n इक्वस टू 2, n इक्वस टू कितना 3। अब देखो पॉसिबल ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल संक्रमण क्या क्या हो सकते हैं। 3 से 1 में जा सकता है, एक 2 से 1 में जा सकता है, एक इसमें जा सकता है 3 से 2 में जा सकता है, यही पॉसिबल हो सकते हैं ना। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला कितना, n2 माइनस n1 प्लस 1 माइनस ये n2 माइनस n1 अपॉन 2। यहां से रख के देखो, यहां से रख के देखोगे तो कितना आएगा। स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूं, एक बार n से रिप्रेजेंट कर दूं या रहने देता हूं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फॉर्मूले को देखें कहां से चलना है, 3 से 1 में आना है ना, तो n2 की जगह 3, n1 की जगह 1 प्लस 1, इधर 3 माइनस 1 अपॉन में 2, तो बोलो कितनी बची, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया, इधर 1 से 1 कट गया, तो टोटल कितनी बची स्पेक्ट्रल लाइंस 3 बची। समझ में आया क्या, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस सीधी निकाल लोगे, यहां ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो बामर पास्ट एंड ब्रैकेट फुंड वाला काम नहीं चल रहा है, टोटल कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं, कुल कितने संक्रमण हो सकते हैं उन लेवल्स के बीच में, वहां वो वाली जो लाइनें आएंगी वो स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, उनकी टोटल संख्या को किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 अपॉन 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सीख लिया, बात समझ में आई क्या, कर लो कॉपी। हो गया क्या। जैसे कई बार ये भी पूछ लेता है लिमिटिंग मेंबर, लिमिटिंग मेंबर ऑफ बामर सीरीज, इसका क्या मतलब निकलेगा, एज ए क्वेश्चन बना लो, एग्जांपल ले लो कोई, लिमिटिंग मेंबर ऑफ बामर सीरीज, मुझे क्या निकालनी है, वेव नंबर निकालना है, ठीक है, वेवलेंथ निकाल लो, लिमिटिंग मेंबर ऑफ बामर सीरीज। लिमिटिंग मेंबर का मतलब आप कहां से लेके आओ उस इलेक्ट्रॉन को, इनफाइनाइट से लेके आओ, कहां लेके आना, कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज, तो बामर सीरीज में कहां लेके आओगे, n इक्वल्स टू 2 में, लाना कहां से है, इन्फिनिटी से लेके आना है, तो ठीक है, इनफाइनाइट से 2 में लेके आओगे तब उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मेंबर बोलेंगे। निकाल दो फटाक से, फॉर्मूला कितना होता है, 1 अपॉन लेमडा किसके बराबर, r, फॉर्मूला 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। निकालो रिजल्ट कितना आएगा, बामर सीरीज के लिए निकालना है, ठीक है, बामर सीरीज है, इसका मतलब n1 तो कितना कर दो 2, और जब भी लिमिटिंग मेंबर का नाम आए ना तो n2 को क्या लेना, हमेशा इन्फिनिटी लेना, जब भी लिमिटिंग मेंबर का नाम आए तो क्या ले लेना, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेना। तो 1 अपॉन लेमडा कितना आ गया, r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, कोई सेंस नहीं है। तो 1 अपॉन लेमडा कितना, r अपॉन में 4, तो लेमडा कितना 4 अपॉन में r आ जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू अपने को पता ही है 1.09737 है ना, क्रॉस 10 टू पावर 7, बोलो कितना आएगा रिजल्ट, r की वैल्यू रखोगे तो बता दो, एंगस्ट्रम में बता दो, एंगस्ट्रम में, लेमडा, लेमडा भाई 4 में किसका भाग दे दो, 1.097 क्रॉस 10 टू पावर 7 का, तो 7 तो ऊपर चला जाएगा -7, तो 4 अपॉन 1.097 कितना आएगा, 36, अप्रोक्सीमेट लिख दूं 36 46 और 10 टू पावर -10 बन गया ना, ये एंगस्ट्रम, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, ये लिमिटिंग मेंबर ऑफ बामर सीरीज की वैल्यू आ जाएगी। और बामर सीरीज किस रेंज में होती है, कौन से में, विजिबल के अंदर रहती है, लगभग विजिबल के आसपास का अपने पास में क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है।
हम देखो यहां पे क्या मान के चलते हैं, इनफाइनाइट मान के चलते हैं ना, ठीक है, आर की वैल्यू इनफाइनाइट लेके इनफाइनाइट मान के चलते हैं ना न्यूक्लियस को। वास्तव में न्यूक्लियस थोड़ी होता है इनफाइनाइट, नहीं होता ना, कुछ हिस्सेदारी तो किसकी होती है, न्यूक्लियस की भी तो होती है ना। बोलो कोई दिक्कत? बस इतना सा टॉपिक था छोटा सा अपना, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोई दिक्कत भाई बोलो। फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट, फ्रैंक हर्टज या फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट। क्या होता है फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट? देखो फ्रैंक हर्ज एक्सपेरिमेंट है, इसके माध्यम से इस चीज को प्रूव किया गया था कि अपने पास में जो भी एटम है उस एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स है वो डिस्क्रीट होते हैं। क्या प्रूव किया गया था इसके माध्यम से? एनर्जी लेवल्स है किसी भी एटम के अंदर, वो कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए पढ़ा ना, पहला अपने पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर था ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसके ऊपर था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर था। ऐसे थर्ड जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट था वो किसके ऊपर था, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर था। तो वहां पे क्या हो गया, लेवल्स के बीच में कुछ सेपरेशन हो गया ना, तो इसलिए वो कैसे हो गए, अपने पास में डिस्क्रीट हो गए, विभक्त हो गए। बात समझ में आई क्या? तो ये वाला जो फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट है किस बात को प्रूव करता है, ये है प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है परमाणु में ऊर्जा स्तर विभक्त होते हैं ना, डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते थोड़ा सा। देखिए ये अपने पास में कोई एक ट्यूब है, इस ट्यूब में कोई फिलामेंट लगा दिया जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इसके साथ एक प्लेट लगा देता हूं, साथ में यहां पे एक ग्रिड वायर लगा देता हूं जिसको जी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। साथ में यहां एक प्लेट और लगाता हूं जिस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है उनका संग्रहण होगा, जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे, पी से। बात समझ में आई? ये वाला अपने पास में सर्किट है, इसको कंप्लीट करते हैं। यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूं, ठीक है। ये माइनस, ये वाला प्लस, और इसको कितना मान लेता हूं, V1 मान लेता हूं, ओके। और यहां पे एक वोल्टमीटर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, मेजर करने के लिए। तो या तो नीचे दिखा दो या ऊपर दिखा दो, एक ही बात है। यदि यहां दिखा दूं, ये V1 से शो कर देता हूं, ठीक है भाई, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर बात? इधर जो प्लेट पी है इसको भी सर्किट में जोड़ना पड़ेगा अपने को, इसको भी जोड़ देते हैं। इसके साथ में एक तो एमीटर लगा देते हैं ताकि वो तो किसको आप मेजरमेंट करता रहे, करंट का मेजरमेंट करता रहे। ठीक है, साथ में इधर एक पोटेंशियल के लिए बैटरी और लगा देते हैं। ये मैंने एक बैटरी और लगा दी, प्लस माइनस, और इसका मान लिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V मान लिया। और यहां कितना मान के चल रहे हैं, V1 मान के चल रहे हैं।
पहले वाले केस में, पहले वाले केस के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, V1 है वो तो वेरिएबल है और जो V है वो कैसा है, कांस्टेंट है। कोई समस्या? अब ये जो अपने पास में ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पारे की वाष्प भर देते हैं। क्या भरी हुई है इसके अंदर? जो फ्रैंक और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें जो ट्यूब थी अपने पास में, उसमें क्या भरा गया था, पारे की वाष्प भरी गई थी, मरकरी वेपर भरी गई थी, ठीक है ना। मरकरी वेपर भरी गई थी। अब सुनिए भाई, होता क्या है, ये फिलामेंट है, ध्यान देना एक बार, ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। अब मैंने यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से यहां पे क्या होगा, इस जगह ये V1 है तो यहां पे मान लो जीरो पोटेंशियल बना, डिफरेंस बनाना अपने को, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना V1 का है तो इधर मैं जीरो मान लू इस जगह C की तरफ, और यहां कितना मान लू, ग्रिड पे V1 मान लू, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 का ही हो जाएगा। इस जगह मैंने कितना बना रखा है, पोटेंशियल V बना रखा है, तो यहां कितना, ये V हो जाएगा। कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करता हूं, इसको V2 ही मान लेता हूं, कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करता हूं कि V1 और V2 के बीच में बहुत कम अंतर हो, ठीक है। यानी एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, V2 को V1 की तुलना में थोड़ा सा कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, V2 को V1 की तुलना में थोड़ा सा कम कर रहे हैं, यानी कि V2 कितना लिखा मैंने, V1 माइनस डेल V, और ये डेल V है वो क्या है, अति अल्प है, अति अल्प है, 0.2 0.5 वोल्ट के आसपास है, ये बहुत कम है। बात समझ में आई? डेल V बहुत छोटा है किसकी तुलना में, V1 की तुलना में। सुनिए तो बात को, क्लियर हुई? अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस V हो मान लो, और कोई चार्ज अपने पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ऊर्जा किसके बराबर होगी उस इलेक्ट्रॉन की, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से EV के बराबर होगी। वो ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, EV के बराबर। ये ऊर्जा मिलनी किसको है, इलेक्ट्रॉन को मिलनी है इस केस के अंदर। तो यहां मैंने फिलामेंट है, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V1 का है, V1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल जाएगी, eV1 एनर्जी मिल जाएगी, और eV1 एनर्जी मिल जाएगी तो इस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेंगे। मूव करते करते कहां तक पहुंचे, ग्रिड तक पहुंचे। अब ग्रिड से जैसे आगे जाएंगे हल्का सा इनको रिटार्डेशन फील होगा। क्यों फील होगा, क्योंकि हम लोगों ने सेटअप अपना ऐसा किया एक्सपेरिमेंट का कि V2 और V1 के बीच में थोड़ा सा अल्प अंतर, V1 थोड़ा सा ज्यादा है किसकी तुलना में, V1 थोड़ा ज्यादा है किसकी तुलना में, V2 की तुलना में। इसीलिए मैंने क्या लिखा, V2 है क्या है, थोड़ा सा कम है। कितना कम है, डेल V कम है। तो अल्प हम लोगों ने जो वोल्टेज है वो दे दिया किसको, कम कर दिया किसका, V2 का। इससे क्या होगा, यहां पे रिटार्डेशन हो जाएगा, मंदन हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, वो एनर्जी का लॉस होगा, थोड़ा सा उसका फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, पूरे के पूरे चेंबर के अंदर क्या भरी हुई है, पारे की वाष्प भरी हुई है, मरकरी वाष्प भरी हुई है, Hg के परमाणु है सारे के सारे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो रास्ते में Hg परमाणु मिलेंगे, Hg परमाणु से इनकी टक्कर होगी या नहीं होगी। अब टक्कर दो प्रकार की हो सकती है, एक तो प्रत्यास्थ टक्कर हो सकती है, कौन सी टक्कर हो सकती है, अप्रत्यास्थ टक्कर हो सकती है। एक चीज हमें यह भी पता है, क्या चीज पता है, कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो मास Hg के मास की तुलना में तो बहुत कम है। कुछ इस तरीके का नहीं हो गया क्या, अर्थ के ऊपर, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर एक बॉल गिराया जाए, और अर्थ के सरफेस पे बॉल गिराने से क्या होगा, क्या अर्थ हिल जाएगी, क्या नहीं हिल जाएगी ना। तो वेलोसिटी वापस से चेंज किसकी होनी है, वेलोसिटी चेंज किसकी होनी है, बॉल की चेंज होनी है, जस्ट वापस से ऑपोजिट हो जाएगा। यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अर्थ की वेलोसिटी तो पहले भी जीरो थी, अब भी कैसी रहनी है, जीरो ही रहनी है। तो कुछ ऐसा ही यहां पे हो रहा है, Hg के जो पार्टिकल्स है, Hg के एटम है, उनसे इलेक्ट्रॉन टकराएगा, टकराने से Hg के एटम्स बहुत ज्यादा भारी है, बहुत हेवी है, इस वजह से क्या होगा, Hg के एटम्स की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो पहले रेस्ट में थे, अभी रेस्ट में पड़े रहेंगे, ठीक है। उनके पास थोड़ी बहुत यदि थर्मल एनर्जी की वजह से मोशन है तो मोशन होती रहेगी, पर उसकी कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी इनिशियल थी वैसे ही वेलोसिटी क्या रहेगी, फाइनल हो जाएगी। मैं बात करूं उसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या, ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे सर रिवर्स तो ही जाएगी, पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2
mv² है तो रिवर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड है वो तो कैसी रहनी है, सेम ही रहनी है। तो इसका सेंस क्या हुआ, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। ठीक है, इन कोलिजन यहां से कोलिजन करते रहेंगे Hg एटम के साथ में, किसी प्रकार का कोई इनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर। अब यदि मान लो यहां पे टक्कर कैसी हो जाए, अप्रत्यास्थ हो जाए, कैसी टक्कर हो जाए, अप्रत्यास्थ। और अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर हम लोग जानते हैं जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, उसका संरक्षण होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता। अब गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता, ठीक है, मतलब कुछ एनर्जी का लॉस होना है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन Hg एटम से टकराया, ठीक है, टकराने से जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी किसको देगा, Hg एटम को देगा। Hg एटम एनर्जी लेते ही लोअर स्टेट से कौन से स्टेट में चला जाएगा, अपर स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है, इतनी सी बात को देखते फिर आगे चलते हैं। समझ में आई क्या बात, तो दो प्रकार की अपने पास में क्या होनी है, कोलिजन होनी है, एक तो इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। इलेक्ट्रॉन व Hg परमाणुओं के मध्य क्या होगी, टक्कर होगी। ठीक है, दो प्रकार की होनी है टक्कर, एक तो कौन सी होनी है, प्रत्यास्थ टक्कर होनी है, एक अप्रत्यास्थ टक्कर होनी है। ठीक है भाई, दो प्रकार की टक्कर होनी है, एक तो प्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा अरे कर दे श्या, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन बराबर होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। बात तो समझ में आई क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रत्यास्थ टक्कर की बात चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि Me बहुत छोटा है किसकी तुलना में, Hg की तुलना में। इलेक्ट्रॉन का मास Hg के मास की तुलना में बहुत कम है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। इतने कॉपी करो एक बार। ठीक है, हो गया, आगे चले, एक बार इसको पूरा करते हैं। तो यहां से ग्रिड G तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी ना, और वो कितना लिख सकते हैं, 1/2 mv²। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 का, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, eV1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी एनर्जी आ जाएगी, eV1 आ जाएगी। ठीक है, हो गया क्या। अब अप्रत्यास्थ की बात कर लेते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी, इलेक्ट्रॉन की टक्कर से Hg परमाणु Hg परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में।
मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब देखो, यदि दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में कोई ऊर्जा अंतराल है, वो ई का मान लूं। यदि ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल ई हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वो जो ग्रिड पे पहुंचेंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की बात कर रहा हूं। जी पर एक ही बात है, यहां पे ऊर्जा ही आएगी। कितने लिखूं? देखो, उसके पास कितनी एनर्जी थी? ई V1 एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास में, V1 पोटेंशियल की वजह से आने वाली एनर्जी। ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा ली किसने? Hg ने। वो लोअर स्टेट से कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो कितनी एनर्जी बच गई इलेक्ट्रॉन के पास में? ई V1 माइनस ई के बराबर एनर्जी बच गई। ठीक है, अब सुनो, यदि इलेक्ट्रॉन के पास में EV1 किसके बराबर हो? E के बराबर। तो EV1 बराबर E हो तो उस केस में क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी किसके पास चलेगी? Hg के पास में चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि जो लोअर स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का ऊर्जा अंतराल कितना था? E था। इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई, टक्कर होने से कितनी एनर्जी लेगा मिनिमम? वो E के बराबर तो लेगा ही, ऊर्जा अंतराल के बराबर तो एनर्जी लेगा। तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसको सप्लाई हो गई? Hg को सप्लाई हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो EV1 बराबर E या ई से थोड़ा सा ज्यादा हो, ई से थोड़ी ज्यादा एनर्जी हो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या पी तक पहुंच पाएंगे? क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है इस जगह, देखो हम लोगों ने क्या कहा है, V1 और V2 के बीच में भी थोड़ा सा क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस है, अल्प पोटेंशियल का डिफरेंस है, लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस है। V1 का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है, V2 का पोटेंशियल थोड़ा सा कम है। तो ये V1 से V2 के बीच में चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का वैसे ही मंथन होना है। और मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी ज्यादा है, यदि बराबर हो गई तो वैसे ही नहीं चलना, रुक गया। मैं कह रहा हूं थोड़ी सी ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा थोड़ी दूर तो चलेगा, पर उसका अपोजिशन होगा ना यहाँ पे, क्योंकि V2 पोटेंशियल क्या है? कम है, और V1 पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इलेक्ट्रॉन कहां तक नहीं पहुंच पाएगा? संग्राहक प्लेट पी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पी तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे करंट का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, यदि ग्राफ बनाया जाए किस किस के बीच में, करंट करंट आएगा यहां मिली एम्पियर में, और V1 ये किस में है? वोल्ट में। इनके बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आता है, ये सारा का सारा काम किसके लिए चल रहा है? Hg के लिए चल रहा है, Hg वेपर के लिए। 4.9
एनर्जी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या पोटेंशियल की बात करूं तो वोल्ट। तो यहां पे हो जाएगा 4 पॉइंट, एनर्जी की बात कर रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा पीक है वो वापस से कितने का आएगा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ऐसा ग्राफ आएगा। टोटल कितना हो गया 4.9 और 4.9 9.8 का आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से सुनिए एक बार, हटाऊं क्या? अब वापस से एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। हमने क्या शुरुआत करी, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉनों ने मोशन करना शुरू किया, कुछ एनर्जी तो होगी इलेक्ट्रॉनों के पास में। अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किधर की तरफ जा रहे हैं, ग्रिड की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने बाहर से पोटेंशियल है उसको बढ़ाना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन है वो पी तक शुरुआत में नहीं पहुंचे। पोटेंशियल जब बाहर का किसके बराबर था, V1 बराबर 0 था, तब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले फिलामेंट से वो पी तक नहीं पहुंचे, तो सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, करंट की वैल्यू 0 थी। अब थोड़ा पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ाया मैंने, V1 की वैल्यू बढ़ाई, तो इलेक्ट्रॉन यहां जो C और G के बीच में थे इनको कुछ एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी eV1 के बराबर मिली, तो ये मूव करने लग गए। बात समझ में आई? बीच में कोलिजन भी हो रही है, कोलिजन दो प्रकार की हो रही है, दो प्रकार की टक्करें हो रही है, एक तो प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, एक अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। जब तक प्रत्यास्थ टक्कर होती है तब तक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन लगातार चलता जाएगा। पर जैसे ही कैसे टक्कर होगी, अप्रत्यास्थ टक्कर होगी, तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वापस से कम हो जाएगी। बात समझ में आई? अब यहाँ पे लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है, बीच में टक्करें होती जा रही है। तो यहां पर देखो, यहां लगातार हम लोग V1 की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि पी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। पर जैसे ही V1 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 4.9 वोल्ट के बराबर हुई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हुई, उस केस में अचानक से यह देखा गया कि जो अपने पास सर्किट है, परिपथ है, उसके अंदर धारा का मान कम हो गया। और वो धारा का मान कम क्यों हुआ, वो इस चीज से समझा जा सकता है कि सपोज वहां पे कौन सी टक्कर हुई होगी, अप्रत्यास्थ टक्कर हुई होगी। उस अप्रत्यास्थ टक्कर की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि हो गई, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो कम हो गया, और स्पीड कम होने से पहले जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन पी तक पहुंच रहे थे वो उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन पी तक अब नहीं पहुंच रहे, और नहीं पहुंच रहे इसका मतलब वहां पे क्या हुआ, करंट की वैल्यू है, करंट की जो मात्रा है वो क्या हो गई, कम हो गई। ये वाली, अब हमने कहा कि मैंने eV1 की वैल्यू कितनी कर दी, 4.9 कर दी, तो कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास में 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, वो एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे V1 की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो कुछ के पास 4.9 से थोड़ी कम थी, अब V1 की वैल्यू और बढ़ाऊंगा तो उनके पास 4.9 आ जाएगी, तो वो वाले अपनी एनर्जी का लॉस कर देंगे, फिर उससे कम किसी और के पास थी वो वाले कम करते जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे 4.9 से आगे V1 की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू थोड़ी देर के लिए कम होगी, फिर वापस से धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद में जो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास की एनर्जी थी इलेक्ट्रॉनों की वो 4.9 तक पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसको देंगे, Hg को देंगे, और Hg क्या करेंगे, उस एनर्जी को ले लेंगे। ठीक है, या ऐसा हो क्यों रहा है, इस चीज से ये स्पष्ट हो जाता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की अप्रत्यास्थ टक्कर हुई Hg से, और Hg ने वो एनर्जी ली, और Hg एनर्जी लेके लोअर स्टेट से कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। ये तभी पॉसिबल हुआ जब Hg परमाणु के अंदर एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या हो, डिफरेंस। जैसे मान लो अपने पास में शुरुआत में Hg किस में है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो वो जैसे ही 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेगा तो वो कौन से स्टेट में चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये हम ये क्यों कह रहे हैं कि 4.9 पे, क्योंकि अपने पास में जो यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो रही है वो किसके बाद में हो रही है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद में हो रही है। फिर वापस से जैसे जैसे मैं V1 की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा और वापस कितने का अंतर आ गया, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर आ गया, तो वापस से वो करंट पहले तो लगातार बढ़ रहा था, और जैसे ही 4.9 का अपने पास में गेन हुआ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी का, तो वापस करंट की वैल्यू क्या होने लग गई, कम होने लग गई। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4.9 हुई
वापस से कौन सी टक्कर हुई, Hg और इलेक्ट्रॉन के बीच में अप्रत्यास्थ टक्कर, और जो अपने पास Hg है वो लोअर स्टेट से कौन से स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। कुल मिला के ये बात यहां पे समझ में आ जाती है कि जो Hg परमाणु है उसके अंदर जो मूल ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो किसके बराबर होगा, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो जो एनर्जी लेवल्स है वो कैसे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, ठीक है, उनके बीच में कोई अंतर होगा, सिग्निफिकेंट अंतर होगा, ठीक है, एक फाइनाइट डिफरेंस होगा, और वो किसके बराबर होगा, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ऐसे ही दूसरे प्रकार के परमाणुओं के लिए भी यदि ये फ्रैंक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वहां पर भी यही चीज सिद्ध होती है कि कोई भी दो लेवल है उनके बीच में कोई एक फाइनाइट एनर्जी का लेवल होता है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि जो भी परमाणु है, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, अपने पास में Hg हो या किसी और प्रकार का परमाणु है, सब प्रकार के परमाणुओं में क्या होता है, ऊर्जा अंतराल होता है। यानी कि यहां पे ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, विविक्त होते हैं। ठीक है, अब बना लो। ठीक है, बना लिया था क्या? तो यहां से क्या स्पष्ट हो गया, अतः Hg परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर व प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात Hg परमाणु में ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था, लोअर स्टेट में आएगा तो कोई एच न्यू एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, तो कोई स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, उस स्पेक्ट्रल लाइन के अपने को क्या देखनी है, वेव लेंथ देखनी है। ठीक है, इस स्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा की वेवलेंथ कैसे निकालोगे, E इक्वल टू कितना, एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, अपने को तो लेमडा निकालना है ना, तो क्या लिखे, एच सी अपॉन ई। 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हो, एच सी को कितना लिख सकते हैं, 12,400, और ई किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा। अपने पास में कितना है, 4.9 है ना, तो लेमडा किसके बराबर है भाई, 2530 एंगस्ट्रम आ जाएगा। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। कोई वेव नंबर पूछ ले, तरंग संख्या पूछ ले, तो न्यू बार कितना होता है, 1 लेमडा, तो 1/2530 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। बोलो कितना आएगा, 39,516। लेमडा ऊपर जा रहा है ना, तो इनवर्स में चला जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, 39,516 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नहीं लिखा था क्या, हो गया क्या?
H एटम के लिए फ्रैंक हर्टज प्रयोग के रिजल्ट। यदि हाइड्रोजन की बात करी जाए तो इस केस में भी अपने पास में ऐसे कुछ रिजल्ट आते हैं। यहां जो गैप आता है ना वो आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये वाला भी कितने का आता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और आपको पता ही है हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल E1 किसके बराबर होता है बोर मॉडल से? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 किसके बराबर होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊर्जा अंतराल कितना जाएगा भाई? E2 माइनस E1 किसके बराबर आएगा? -3.4 माइनस माइनस प्लस डेली किसके बराबर आ रहा है? 10.2 आ रहा है क्या? ठीक है, ये तो किसके माध्यम से निकाला गया? बोर मॉडल से। और ये वाला किसके माध्यम से निकाला गया? फ्रैंक हर्टज के एक्सपेरिमेंट से। दोनों के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बोला जा सकता है फ्रैंक हर्टज का एक्सपेरिमेंट है वो बोर मॉडल को भी सपोर्ट करता है ना। बोर मॉडल ने भी तो ये बात बोली। ठीक है, कोई समस्या? दो छोटे छोटे टॉपिक थे। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है।